हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, इस क्लास में हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन से ऊपर के मालिक्यूल्स हैं, एबव द नाइट्रोजन, जैसे O2 हो गया, O2 प्लस O2 माइनस हो गया, ठीक है, या फिर F2 हो गया, ठीक है, जैसे O2 हो गया, ठीक है, O2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, नियान हो गया या Ni2 हो गया। इस तरह के मालिक्यूल्स को हम किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम इसका बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एबव द नाइट्रोजन वाले केस में। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अप टू नाइट्रोजन वाले केस में, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आप देखो, जैसा कि डायग्राम स्क्रीन पे है आपके ऑक्सीजन टू नियान के लिए, बस थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज़ डिफरेंस बस दिखाई देगा कि यहाँ पे 1s, जैसे 1s में एक सिग्मा 1s बन रहा था और एक सिग्मा स्टार 1s बन रहा था। ठीक है, और इसी तरीके से 2s वाले केस में भी, 2s वाले केस में भी क्या हो रहा था, एक सिग्मा 2s बन रहा था, दूसरा, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s बन रहा था। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, 2p ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या होता है कि अप टू नाइट्रोजन वाले केस में यहाँ पे जो सिग्मा 2p जेड ऑर्बिटल था वो ऊपर था, और ये पाई 2px और पाई 2py नीचे था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सिग्मा 2p जेड की एनर्जी कम हो जाती है और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और ऊपर वाला सेम वैसे ही रहेगा। अप टू नाइट्रोजन के केस में आपने देखा था कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी कम थी, किससे, सिग्मा स्टार 2p जेड से। तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है, ठीक है, 2p जेड की एनर्जी सिग्मा 2p जेड की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, किससे, पाई 2px और पाई 2py से कम हो जाती है। मतलब पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है सिग्मा 2p जेड के केस में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बस चेंजेस है और बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा ही था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अप टू नाइट्रोजन के केस में देखो, यहाँ पे क्या है, पाई 2px और पाई 2py नीचे है, जबकि सिग्मा 2p जेड ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, जस्ट अपोजिट है। एबव द नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, सिग्मा 2p जेड नीचे हो गया और ये पाई 2px और पाई 2py ऊपर हो जाता है। ठीक है, सेम यही, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप देख लो, बना लेना। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, एबव द नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, किस पे अप्लीकेबल होगा, जैसे O2 मालिक्यूल हो गया, ठीक है, और F2 मालिक्यूल, Ne2 मालिक्यूल, इस तरह के मालिक्यूल्स पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मालिकुलर बिहेवियर कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम्स के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, मालिकुलर बिहेवियर पता कर सकते हैं। मालिकुलर बिहेवियर में जैसे हम मालिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है, मालिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नेचर ऑफ द बॉन्ड बता सकते हैं कि बॉन्ड कितना होगा, बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, और मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है कि मालिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये हमें इन सब एनर्जी लेवल डायग्राम्स के थ्रू इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मालिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मालिक्यूल्स में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमंग वेरियस मालिकुलर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मालिक्यूल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट मालिकुलर ऑर्बिटल्स में होता है, डिफरेंट मालिकुलर ऑर्बिटल्स का मतलब क्या, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें मालिकुलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। उन मालिकुलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मालिक्यूल्स बोलते हैं। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मालिक्यूल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मालिक्यूल्स में सेम हम क्या यूज करेंगे, यही चीज़ें यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखते थे ना 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आप ये सिग्मा 1s के बाद आपका क्या आता है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर सिग्मा स्टार 1s लिखते हैं, ठीक है। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखते हैं, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे, फिर सिग्मा 2s लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब डिपेंड करता है कि अप टू नाइट्रोजन है या एबव द नाइट्रोजन है, वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर अप टू नाइट्रोजन है, ठीक है, अप टू नाइट्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। इसकी एनर्जी सेम होती है इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। तो पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, फिर सिग्मा 2pz लिखोगे और इसके बाद फिर क्या होगा, फिर अब यही चीज़ें क्या हो जाएंगी, अप टू नाइट्रोजन का बता रहा हूँ, ठीक है। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सबसे ग्रेटर एनर्जी किसकी हो जाएगी, ठीक है, किसकी हो जाएगी सिग्मा स्टार 2pz की। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप फिल करते जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मालिक्यूल है और उसके ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में अभी मैं कुछ एग्जांपल जब एप्लीकेशंस बताऊंगा तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मालिकुलर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो मालिकुलर बिहेवियर में सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ द मालिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है, स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे बताएंगे, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। कहने का मतलब ये कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं, कहने का मतलब कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर दैन एंटी बॉन्डिंग, देन मालिक्यूल विल स्टेबल, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, ठीक है, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ग्रेटर दैन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, कहने का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर, तो वहाँ पे वो मालिक्यूल क्या होता है स्टेबल होता है, मालिक्यूल विल स्टेबल, ठीक है। कहने का मतलब कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेटर दैन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेटर दैन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेटर कैसे होगा, जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तब वहाँ पे मालिक्यूल स्टेबल होगा। दूसरी केस जस्ट अपोजिट, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए बॉन्डिंग की कंपेरिजन में, तो देन द मालिक्यूल विल अनस्टेबल, वहाँ पे मालिक्यूल क्या होता है अनस्टेबल माना जाता है। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, जैसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल है तो मालिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कहने का मतलब वो मालिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो स्टेबल हो ही नहीं सकता, मतलब वो मालिक्यूल फॉर्म ही नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता व्हेन द at the normal condition, when the number of electrons present in bonding and anti-bonding electrons is equal, then the molecule does not exist, ठीक है। तो ये था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ मालिक्यूल्स को हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। देखो बच्चों, सबसे ऊपर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है और बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में बीओ लिखा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, NB माइनस Na/2। NB मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से माइनस करके हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब मान लो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा,
पॉजिटिव वैल्यू आएगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो स्टेबल होगा। ठीक है, और एक कंडीशन किस पे डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जीरो आएगी, और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर जीरो आती है तो मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो बात करते हैं नेचर ऑफ द बॉन्ड की। तो नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नेचर ऑफ द बॉन्ड कहने का मतलब जैसे H2 मॉलिक्यूल्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। मतलब कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्ड भी पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए H के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे H2 मॉलिक्यूल का तो आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 दिखाई देगा। ठीक है, अगर F2 का निकालेंगे तो वहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें भी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर ऑक्सीजन O2 का हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। ठीक है, अगर हम N2 मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ द बॉन्ड भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बॉन्ड लेंथ की बात अगर हम करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है बच्चों, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जैसे मान लो H2 का हमने केस ले लिया, O2 का केस लिया और N2 का केस लिया, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स, और वहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको हमने बताया भी था कि बॉन्ड लेंथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल की, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ भी उतना कम होगा। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि H2, O2 और N2 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा तो आप क्या बताएंगे, N2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और इसमें 2 होगा। ठीक है, इसमें 1 होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो N2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर O2 और सबसे कम H2 मॉलिक्यूल। तो हम बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी बता सकते हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। अब देखो बच्चों मैग्नेटिक नेचर की बात करें अगर, तो ध्यान से देखो, इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन इट इज if molecular orbital having paired electrons then it is diamagnetic. If molecular orbitals having one or more unpaired electrons it is paramagnetic। कहने का मतलब जो बीच में molecular orbitals बनते हैं, जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले, इसमें किसी भी ऑर्बिटल में अगर किसी भी ऑर्बिटल, चाहे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो चाहे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, किसी में भी एक भी सिंगल अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक भी अनपेयर्ड है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, इसको याद रखना। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ऑर्बिटल के अंदर अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स
कि मैग्नेटिक बिहेवियर की मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो उसके बेसिस पे हम मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल का बताते हैं कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो एक एप्लीकेशन, जैसे जिसमें एप्लीकेशंस में H2 और H2- का एग्जांपल लिया गया है। तो H2 का तो हमने आपको बता दिया था कि H2 का जब हम बनाते हैं तो एक साइड H2 मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं ना, एक लेफ्ट साइड एटम्स को दिखाएंगे, दूसरी साइड राइट साइड एक एटम्स को दिखाएंगे। तो बीच में क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। इन दोनों एटम्स की कॉम्बिनेशन से H2 मॉलिक्यूल्स बीच में बनेगा। तो ये क्या है, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेफ्ट राइट वाला, लेफ्ट और राइट साइड वाला, और बीच में ये जो बन रहा है दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो होता क्या है कि हमने बताया था आपको कि अब H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 होगा, इधर वाले H का भी 1s1 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स में, तो ये पहले किस में आएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे एक फिल हुआ और एक यहाँ से एक नीचे वाले में फिल हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स बचा ही नहीं इसमें, ठीक है, इस वाले में। ठीक है, तो इसलिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग बता दी आपको। ठीक है, ऑर्बिटल H2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम है, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है, क्या देख रहे हो आप, 2 है। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 है, एक भी नहीं है। तो 2 - 0 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, एंड आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आया, 1 आया। अब देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखो ये नीचे वाला ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग के फॉर्म में है। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नीचे वाला है, तो ये पेयरिंग के फॉर्म में है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स में पेयर्ड होते हैं तो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इसका डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, इट इज़ डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो बच्चों, H2- का अगर आपको बनाना है तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक तरफ H लेते हैं और दूसरी तरफ H- लेते हैं। अगर H2 डबल माइनस होता तब दोनों साइड H, तब दोनों साइड, एक साइड H-, दोनों दूसरे साइड भी H- लेते। ठीक है, लेकिन H2- नहीं, हमें H- का केस देखना है। ठीक है, तो H2- का केस देखना है। तो H2- के केस में एक तरफ H लेंगे, एक तरफ H-। अब H का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 आएगा। H- का जब करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है 1s में, तो 1s2 बन जाता है, 1s2 बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और इस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। एक यहाँ से आया तो इसमें फिल हुआ, एक यहाँ से आया तो यहाँ पे फिल हुआ। अब एक यहाँ पे देखो ये बच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, यहाँ पे देखो ये फिल हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड होने की वजह से ये क्या होता है, H2- क्या होता है, H2- पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देखो क्या दिया है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे मिस हुआ है। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे ऊपर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 - 1 होगा, इसको याद रखना। ठीक है, 0 नहीं है, बना लेना, 2 - 1 अपॉन 2। अब 2 - 1 मतलब 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1/2 या फिर 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा स्टार 1s, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान देना, यहाँ पे आप 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मतलब ऊपर वाले ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए 2 - 1 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 होगा, इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। अब जैसे H2 मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सिग्मा 1s लिख देंगे। अब देखो सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए इसमें 0 लिख देंगे। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s 0। अब H2- का देखो, H2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s 2, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s
अब सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, H2 माइनस का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s 1 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका Be2 का। देखो Be2 का भी वही केस है। Be2 के केस में हम क्या करेंगे, एक साइड बी एटम और दूसरे साइड भी बी एटम लेंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो बीच में Be2 बनेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन एक बेरिलियम का करेंगे तो 1s2 आएगा, दूसरे 1s2 और 2s2 आएगा, इधर भी 1s2 और 2s2 होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर यहाँ एक जो बच रहा है ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यहाँ से भी एक एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यहाँ भी देखो एक यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे एक आया, फिर ऊपर एक गया और एक नीचे ऊपर दूसरा वाला ऊपर गया। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में। अब ध्यान से ज़रा देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे इसका तो क्या होगा, जैसे Be2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 होगा और सिग्मा स्टार 1s2 होगा, क्योंकि नीचे देखो दिस इज सिग्मा 1s, इसको आप लेबल जरूर कर लेना। ये ऊपर वाला क्या है, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे लेबल नहीं किया गया लेकिन आप लिख लेंगे। तो सिग्मा 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स में, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद देखो ऊपर ये क्या है, दिस इज सिग्मा 2s और ऊपर वाला क्या है, सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद क्या है, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा Be2 का, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स Nb माइनस Na/2। Nb कितना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये वाला, तो एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका सिग्मा 1s होगा, दूसरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, सिग्मा 2s होगा। तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 करेंगे, 4 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग में देखो, ये एंटी बॉन्डिंग क्या क्या है आपका, एंटी बॉन्डिंग एक आपका सिग्मा स्टार 1s है और दूसरा क्या है, सिग्मा स्टार 2s है। दोनों में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 4 जीरो होता है, जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो हमने क्या बताया था, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी वजह से Be2 मॉलिक्यूल ईजिली फॉर्म नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, बनता ही नहीं है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, 0 होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ठीक है, मॉलिक्यूल ये Be2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा। Be2 मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक नेचर का इसलिए होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पेयर्ड हैं, इसलिए डायामैग्नेटिक नेचर का होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसी वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और भी कुछ एप्लीकेशंस की मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, हैव ए गुड डे।